गांव के एक छोटे से घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस घर में सिर्फ एक छोटा सा कमरा था और घर के बाहर एक खुला आंगन था। उसी आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर वो बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। जल्दी से रोहन की शादी कर देती हूँ ताकि इतनी गर्मी में मुझे खाना न बनाना पड़े। तभी अचानक उसके बेटे ने बाहर से आवाज दी, माँ, अरे माँ, दरवाजा खोलो। अरे आ रही हूँ। आंगन में जो घर का मेन दरवाजा था वो दरवाजा उसकी माँ ने खोला तो देखा बाहर उसके बेटे के साथ एक लड़की भी थी। दोनों के गले में वरमाला थी। उसकी माँ ये देखकर दंग रह गई। ये सब क्या है रोहन? तूने बिना मुझे बताए शादी कर ली। मैंने तेरे लिए गांव की कितनी अच्छी लड़की देखी थी। मैं तेरी शादी उससे ही कराना चाहती थी। ये किसको उठा लाया? माँ, पर मैं इससे प्यार करता हूँ। इसका नाम ममता है। ये शहर की रहने वाली है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत भी है और आपकी बहुत सेवा करेगी। इतने में ममता ने अपनी सास के पैर छू लिए। सासू माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब जब शादी करके आ ही गए हो तो भगा तो दूंगी नहीं। खैर, रोहन और ममता घर के अंदर आ गए। ममता ने जब घर देखा तो दंग रह गई। इस घर में तो सिर्फ एक ही कमरा है, बाकी आंगन। यहाँ पर मैं कैसे रह पाऊंगी? और आंगन में तो इतनी धूप है कि पूछो ही मत। देखा बेटा, कदम रखते ही अपने रंग दिखाने लगी। अब देखना, ये इस घर में एक हफ्ते नहीं टिक पाएगी। फिर तुझे मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। नहीं सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं और रोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो मुझे जैसे भी रखेंगे मैं रह लूंगी। खैर, वो किसी तरह उस घर में रहने लगी। रात में उसकी सास ने सोचा, कल से इसे मजा चखाऊंगी। इसके ऊपर इतना अत्याचार करूंगी कि परेशान होकर ये खुद ही भाग जाएगी। अगली सुबह 8 बजे ही पूरे आंगन में इतनी कड़क धूप हो गई कि वहां बैठना भी मुश्किल था। तभी उसकी सास ने कहा, बहू, आंगन में हमारा रसोई घर है। आज तेरी पहली रसोई भी है। जल्दी से खाना बना, रोहन को काम पर भी जाना होगा। ठीक है सासू माँ। आंगन में रसोई घर के नाम पर सिर्फ मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। ममता वहीं पर बैठ गई। उसने किसी तरह चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में उसके शरीर से पसीना टपकने लगा। उसकी गोरी गोरी त्वचा धूप की वजह से लाल पड़ गई। आंखों से आंसू निकलने लगे। बार बार वो अपने पल्लू से पसीना पोंछ रही थी। हे भगवान, ऐसे तो मैं ज्यादा दिन तक जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। उसकी सास दूर से ये सब देख रही थी। जब सुबह सुबह इसका ये हाल है तो दोपहर में क्या होगा? मुझे पक्का यकीन है कि कल तक ये खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। प्यार का सारा भूत भी उतर जाएगा। ममता को धूप में खाना बनाते वक्त चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और किसी तरह खाना बनाकर तैयार कर दिया। खाना बनाकर वो जल्दी से कमरे में आई, अपने पति और सास को खाना दिया। क्या हुआ ममता, तुम्हारी आंखें और चेहरा इतना लाल क्यों है? अरे क्या बताऊं, मेरी धूप में खाना बनाने की आदत नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। खैर, रोहन तो खाना पीना खाकर काम पर निकल गया। दोपहर में आंगन में और भी कड़ाके की धूप आ गई। सूरज बिल्कुल सर पर था। उसकी सास कमरे में बैठी थी। उसने ममता को भी कमरे में आराम करते हुए देखा तो कहा, बहू, दोपहर हो गई है, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए मक्के की रोटी बना दो और सरसों का साग। अब ये मत कहना कि ये पंजाबी खाना है, तुझे बनाना नहीं आता। बनाना तो पड़ेगा ही। ठीक है सासू माँ, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। वो बेचारी दोपहर में आंगन में गई, चूल्हा जलाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। दोपहर को आंगन में खाना बनाते वक्त उसकी तो हालत ही खराब हो रही थी। हे भगवान, मैं हर रोज यहाँ दोपहर में खाना कैसे बना पाऊंगी इतनी गर्मी में? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। एक तो सर पर सूरज निकला हुआ था, दूसरा चूल्हे से गरम गरम आग और उसके धुएं से गर्मी दुगना हो गई थी। उसके चेहरे पर बार बार धुआं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो ज्यादा देर तक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहीं बेहोश हो गई। तभी उसकी सास वहां पर आ गई। ये देखो, पहले दिन ही दोपहर की गर्मी नहीं झेल पाई और बेहोश हो गई। पानी डालकर होश में लाती हूँ। उसकी सास ने ममता के चेहरे पर पानी छिड़का, तब जाकर उसे होश आया। सासू माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बार बार बेहोश हो रही हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो अपना बैग उठा और यहाँ से वापस चली जा। फिर मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंदीदा लड़की से कर दूंगी। नहीं नहीं सासू माँ, धीरे धीरे मेरी आदत हो जाएगी। आप जाइए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। होश में आने के बाद फिर से वो खाना बनाने लगी। अब ये रोज का काम हो गया था। फिर एक रात उसने इस बारे में अपने पति से बात की। रोहन, चलो ना, शहर में चलकर रहते हैं, यहाँ मैं नहीं रह पाऊंगी। ममता, माँ तुम्हारी परीक्षा ले रही है, तुम्हें ये सब तो करना ही होगा और माँ का दिल जीतना पड़ेगा ताकि उन्हें पता चले कि मेरी पसंद ही सबसे अच्छी थी। ठीक है,
आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज दोपहर को वो आंगन में खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते अचानक वो बेहोश होने लगी। सासू माँ पानी, सासू माँ पानी दे दो, सासू माँ जल्दी से पानी दे दो, मैं बेहोश हो रही हूँ। उसकी सास मस्त कमरे के अंदर सो रही थी। तभी घर के बाहर से एक दूसरी लड़की गुजरी। उसकी नजर ममता पर गई। अरे ये क्या, ये तो रोहन की बीवी है। वो लड़की भागकर उसके पास गई, उसके चेहरे पर पानी डाला और उसे पानी पिलाया। तब जाकर उसे होश आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है आप? मेरा नाम मीरा है। तुम खाना बनाते बनाते शायद बेहोश हो गई थी। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा अत्याचारी है तुम्हारी सास। इतनी गर्मी में तुम्हें खाना बनाने भेज दिया और खुद खर्राटे मारकर सो रही होंगी। पहले ये मेरी शादी अपने बेटे के साथ कराना चाहती थी। अच्छा हुआ मैं इस घर की बहू नहीं बनी। अच्छा, तो वो तुम ही हो? हाँ, वो मैं ही हूँ, पर अच्छा हुआ मेरी शादी इस घर में नहीं हुई। तो अब मैं क्या करूँ? एक दोस्त होने के नाते तुम मुझे कोई सलाह दो कि मैं अपनी सास को कैसे इम्प्रेस करूँ। तुमने मुझे अपना दोस्त बोल ही दिया है तो अब तुम्हारी मदद तो करनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। मीरा ने ममता को कुछ बताया और चली गई। रात में जब रोहन आया तो इस बारे में उसने रोहन को भी बता दिया। हाँ, ये तरीका बिल्कुल सही है। इस बारे में मैं माँ से बात करता हूँ। सुबह रोहन ने अपनी माँ से इस बारे में बात की। माँ हर रोज आपकी और ममता की अनबन हुआ करती है। वो आपको इम्प्रेस ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसा कीजिए, जिस लड़की को आपने मेरे लिए पसंद किया था, एक हफ्ते के लिए उसे बुला लीजिए घूमने के बहाने। फिर देखते हैं वो आपकी कितनी सेवा करती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे, मुझे अपनी पसंद पर पूरा भरोसा है। वो तेरी शहर वाली बीवी के जितने नखरे बिल्कुल नहीं करेगी। अगले दिन उसने मीरा को अपने घर बुला लिया। जब खाना बनाने की बारी आई तो मीरा ममता की सास पर ही चिल्लाने लगी। एक तो खुले में पूरा रसोई घर बना हुआ है, ऊपर से इतनी कड़क धूप, इतनी गर्मी में खाना कैसे बनेगा? आप खिसक गई हैं क्या चाची? चलो ठीक है, मैं किसी तरह खाना बनाती हूँ। खैर, मीरा ने भरी दोपहरी में खाना बनाना शुरू कर दिया। कढ़ाई में सब्जी उबलने लगी। जब खाना बन गया तब उसने गरम गरम कढ़ाई उठाई और सास के सामने धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। सब्जी के गरम गरम छींटे उसके सास पर पड़े। रोहन और ममता भी वहां आ गए। आहा, ये क्या कर रही है तू? मेरा हाथ जला दिया। आपने मुझे यहाँ घूमने के लिए बुलाया था या मुझ पर अत्याचार करने के लिए? मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती इतनी भयंकर गर्मी में। गांव वाले सही कहते हैं, आप एक नंबर की खड़ूस और लोगों पर अत्याचार करने वाली बुढ़िया हो। इतने सारे ताने मारकर मीरा वहां से भाग गई। तब जाकर उसकी सास को समझ आया। रोहन, तू सही कहता था। ममता शहर की होने के बावजूद यहाँ खुले में इतनी गर्मी में दोपहर को खाना बनाती थी, और ये मीरा तो गांव की होने के बावजूद इतनी अकड़ दिखा रही थी। अच्छा हुआ उसे मैंने अपनी बहू नहीं बनाया, वरना वो शादी के दूसरे दिन भाग जाती और हमारी बेइज्जती हो जाती गांव वालों के सामने। बहू, आज मैं तुझे दिल से बहू स्वीकार करती हूँ। और रोहन, इस रसोई घर का कुछ कर, वरना मेरी बेचारी बहू बीमार हो जाएगी। ठीक है माँ, आज से एक खुला रसोई घर यहाँ नहीं रहेगा। इस तरह मीरा का नाटक काम कर गया और सब खुशी खुशी रहने लगे। आरती, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? जी हाँ। पता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था कि ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। और संजोग देखो, मेरे माँ बापों को भी तुम पसंद आ गई, और शायद तुम्हारे माता पिता को मैं। पर एक बात बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ ये तुमसे तो पूछा गया था ना? जी नहीं। अरे ये क्या बात हुई? जिसकी शादी होनी है कम से कम उससे तो पूछा ही जाना चाहिए। जी, हमारे गांव में लड़कियों से नहीं पूछा जाता है। ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने तो आपको ठीक से देखा भी नहीं था, बस एक नजर ही देख पाई थी। अरे पर तुम तो मेरे सामने ही बैठी थी उस दिन। जी, बैठी तो थी, पर नजर उठाकर आपको देखने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तो लो, अब देख लो, क्योंकि अब तो कोई चारा नहीं बचा है। अब तो हो गया अपना ब्याह। अब तो तुम्हें जीवन भर यही चेहरा देखना पड़ेगा। असल में आरती एक बहुत छोटे से गांव में रहती थी। उसकी शादी बगल के गांव सूरजपुर के रहने वाले अनिल के साथ हुई थी। अनिल बहुत ही भोला और सीधा आदमी था। फिर 2 दिन बाद। अरे वाह, ये पराठे किसने बनाए? क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहा है? ये आपके हाथ का स्वाद तो नहीं है माँ? ये तेरी भाभी ने बनाए, तभी तो मैं कहूँ माँ ये पराठे बहुत स्वाद बने। भाभी हैं कहाँ? वो नहाने गई है, आती ही होगी। भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई कि भैया को आप जैसी पत्नी मिल गई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे आप नहीं जानती इन्हें, एक नंबर के भोलू चंद हैं। मैं तो हमेशा माँ से कहता था कि देखना कोई लड़की कभी घास नहीं डालेगी इन्हें, लेकिन किस्मत देखो,
हमारे भैया की कितनी सुंदर भाभी लाए हैं। लता और हरिया के घर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। बड़ा बेटा अनिल जितना सीधा और शरीफ था, छोटा बेटा सुनील उतना ही शरारती और मस्करा। धीरे धीरे नई बहू आरती ने अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। अब तो आरती और सुनील की भी अच्छी पटने लगी थी। सुनील भैया, बताइए खाने में क्या खाएंगे? आप मुझसे पूछ रही हैं भाभी? हाँ, हर रोज मैं घर के बड़े लोगों से पूछती हूँ, मगर कभी घर के सबसे छोटे से भी तो उनकी पसंद पूछनी चाहिए ना। कसम से भाभी, आज आपने बता दिया कि आप कितनी अच्छी हैं, वरना मुझसे तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है। वैसे भाभी, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना भैया। यहाँ नहीं भाभी, अगर माँ पापा ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। आप एक काम करो, जब आपका काम पूरा हो जाए तो हम छत पर बात करेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर सुनील छत पर चला गया और फिर थोड़ी देर बाद आरती भी वहां आ गई। अरे वाह, छत पर कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा मौसम है। अरे भाभी, आपको इस मौसम की पड़ी है और यहाँ मेरे जीवन में पतझड़ आने वाला है। मेरी मदद करो भाभी। मैं कुछ समझी नहीं भैया। भाभी, वो कमलापुर का नाम सुना है ना आपने? वहाँ एक लड़की रहती है रितु, मैं उससे प्यार करता हूँ। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो भैया? प्रेम विवाह करना चाहते हो आप? हाँ भाभी, लेकिन रितु को देखने रिश्ते वाले आने लगे हैं और उसकी जल्दी ही किसी से शादी हो जाएगी। उधर उसकी जान सूख रही है और इधर मुझे चैन नहीं आ रहा। अब अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। सुनील ने भोली भाली आरती को बड़ा खतरनाक काम सौंप दिया था, पर आरती ने भी अपने सास ससुर से जिद करके उन्हें मना लिया और आखिरकार सुनील की शादी रितु से हो गई। रितु एक अमीर जमींदार की बेटी थी। ये क्या माँ जी, आप लोग चूल्हे पर खाना बनाते हो? हाँ छोटी बहू। क्या माँ जी, आजकल चूल्हे पर खाना कौन बनाता है? अरे मैं बनाती हूँ ना, तेरी जेठानी आरती बनाती है और हमारे गांव की तो सारी औरतें बनाती हैं। माँ जी, अब तो गैस चूल्हे का जमाना है, न लकड़ी का झंझट, न धुएं की चिंता और न ही फूकने की टेंशन। हाँ वो तो मैंने भी सुना है, पर रोटी में गैस तो नहीं भरती होगी ना? क्या? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब के बाद हम गैस चूल्हे पर खाना बनाएंगे। ठीक है छोटी बहू, जैसा तुम ठीक समझो। उम्र और रिश्ते दोनों में छोटी होने के बावजूद रितु सामने से आरती को काम बताती रहती, पर घर में कलेश ना हो ये सोचकर आरती कुछ नहीं कहती। इस तरह धीरे धीरे रितु ने आरती और लता दोनों को गैस चूल्हा जलाना सिखा दिया। और फिर एक दिन जब आरती उसी गैस चूल्हे पर खाना बनाने जा रही थी, तभी उसके हाथ से कुकर छूट गया, जिससे गैस चूल्हा थोड़ा चटक गया। ये क्या कर दिया तुमने? चूल्हे पर खाना बनाने वाली तुम्हें चाहे लाख सिखा लो, लेकिन तुम रहोगी गवारी। ये कैसी बात कर रही हो तुम रितु? ये गलती से हुआ मुझसे, और वैसे भी मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम इस तरह मुझसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ तो मैं क्या करूँ? मेरे पापा ने इतना महंगा चूल्हा दिया था मुझे, तुम्हें पता भी है कितने का आता है ये शहर से? ना तो मुझे पता है और ना ही जानने का शौक है, समझी तुम? शौक? अरे पैसा चाहिए, औकात चाहिए, समझी? आइंदा से कभी मेरे गैस चूल्हे को हाथ मत लगा लेना, समझी? ना मेरे चूल्हे को और ना मेरे फ्रिज को। ठीक है रितु, अब तो यही सही रहेगा। उस दिन आरती बहुत रोई, उसे रितु से ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी लता ने रितु को कुछ नहीं कहा। शाम को जब अनिल काम से लौटा तो आरती उसे छत पर ले गई। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, रुको मैं अभी माँ और रितु से बात करता हूँ। मत करिए, माँ जी पूरी तरह से उसकी बातों में आई हुई हैं, और रितु के अंदर से भी उसका पैसा और घमंड बोल रहा है। आज से ये छत ही मेरी रसोई है और हम दोनों आज से यहीं खाना खाएंगे। ठीक है आरती, तुम जैसा कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पूरे 2 दिन बीत गए, लेकिन बारिश नहीं थमी, जिसकी वजह से पूरे गांव में धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसने बाढ़ का रूप ले लिया। अरे रितु, देख तो घर में पानी घुस रहा है। अब क्या होगा माँ जी? अब हम क्या करें? सबसे पहले तो रसोई में से अपना गैस चूल्हा हटा। अब ऐसा कर, ऊपर छत पर ले चल उसे, वहाँ आरती की रसोई में ले जाकर रख दे उसे, वो मना नहीं करेगी। डर के मारे रितु ने गैस चूल्हे को वहीं छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए छत पर भागी। उसने देखा कि लता और पूरा परिवार आरती की छप्पर वाली रसोई में दुबका बैठा है। वो बारिश में भीगती रही, पर आरती की रसोई के अंदर आने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में लड़ लेना जितना भी लड़ना है, फिलहाल अंदर आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगी देवरानी जी। रितु आखिरकार मजबूर होकर आरती की रसोई के अंदर आ ही गई। फिर आरती ने कहा, शाम को साग और रोटी बना रही हो, रितु तुम खा लोगी ना, या कुछ और बनाऊं तुम्हारे लिए? आरती की बात सुनकर रितु की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे।
वैसे ये मिट्टी वाला चूल्हा भी इतना बुरा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है पर खाना अच्छा बनता है इस पर। भाभी आप सिखाएंगी मुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना, क्योंकि मेरा गैस चूल्हा तो नीचे ही रह गया पानी में। ऋतु की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और आरती की छत की रसोई और उसके चूल्हे ने पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया। सलोनी अपने केबिन में बैठी हुई होती है, तभी ऑफिस बॉय उसके लिए कॉफी लेकर आता है। ये लीजिए मैडम आपकी कॉफी। हाउ डेयर यू, बिना मेरी परमिशन के अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कुछ मैनर्स है या नहीं? ओह, वैसे तुम गरीबों को कौन सी सेंस होती है? अब बाहर जाओ और पहले मेरे केबिन का गेट नॉक करो, उसके बाद ही अंदर आना। और हाँ, मे आई कम इन बोलना, तभी अंदर आना। उसकी बात सुनकर ऑफिस बॉय वापस बाहर जाता है और दरवाजा नॉक करके कहता है, क्या बोलना था? वो क्या बताई थी मैडम? मी कम कम मेम साहब। हाँ मेम साहब, मी कम कम। उफ, ये गवार। हाँ, आ जाओ अंदर। ऑफिस बॉय अंदर आकर उसे कॉफी देता है, लेकिन गुस्से में सलोनी वो कॉफी उसके ऊपर गिरा देती है। मेम साहब, ये आपने क्या किया? ये तुझ गरीब की सजा है, समझा? तभी सलोनी के पापा वहां आ जाते हैं। ये तुमने क्या किया सलोनी? तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तो कोई भी ऑफिस बॉय यहाँ 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। मेम साहब, गरीबों के साथ ऐसी बदतमीजी ठीक नहीं। भगवान करे कल को आपको भी गरीबी के दिन देखने पड़े। सलोनी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, जो कि गरीबों को अपने पैर की धूल समझती थी। वो बड़ी घमंडी थी। ये तुमने क्या किया सलोनी? ओह कम ऑन डैड, इन गरीबों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। तभी वहां उनकी कंपनी में काम करने वाला रोहित आता है। मे आई कम इन सर? यस सर, ये फाइल रेडी है, आप चेक कर सकते हैं। रोहित को देखते ही सलोनी का सारा गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि मन ही मन वो रोहित को पसंद करने लगी थी और रोहित भी उसे पसंद करता था। लेकिन रोहित उनकी कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय था, साथ ही अपने घर में कमाने वाला भी वो इकलौता ही था। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां रोहित पर ही थी। सलोनी ने बार बार रोहित को शादी के लिए फोर्स किया, जिस कारण रोहित भी उसे इनकार नहीं कर पाया और कुछ दिनों बाद सलोनी ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। रोहित का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, जहां हर खर्च सोच समझ कर करना होता था। शादी के कुछ दिन बाद, रोहित मुझे 20,000 रुपए चाहिए। क्या? लेकिन क्यों? क्यों मतलब? शॉपिंग पर जाना है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने अपने लिए नए कपड़े ही नहीं बनवाए। लेकिन अभी तो हमारी शादी को महीना भर ही हुआ है। शादी पर वैसे भी तुमने कितने सारे कपड़े बनवाए हैं। हाँ, तो मेरा फिर मन है कपड़े बनवाने का। लेकिन सलोनी तुम समझो, अगर मैं 20,000 तुम्हें दे दूंगा तो बाकी सब घर खर्च चलाने में मुझे दिक्कत हो जाएगी। गुस्से में सलोनी वहां से चली जाती है। उनकी शादी के कुछ दिनों बाद से ही उनमें झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि सलोनी की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर भी रोहित उसे खुश रखने की कोशिश करता था। ऐसे ही एक रोज, माँ सलोनी कहाँ है? बेटा सलोनी तो बाजार गई हुई है, काफी देर हो गई, एक बार फोन करके देख। हाँ मैं करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते सलोनी का जन्मदिन आ रहा है, तो क्यों ना हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखें। सलोनी को अच्छा लगेगा। वर्षा दीदी और जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सलोनी का इस घर में पहला जन्मदिन है, अगर हम उसका जन्मदिन करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। रोहित बेटा, एक काम कर, मेरे जो मित्र हैं उनका केटरिंग का काम है, वो घर में पार्टी की अच्छी व्यवस्था कर देंगे। मैं उन्हें फोन मिला देता हूँ। तभी सलोनी आ जाती है। 1 सेकंड पापा जी, बर्थडे मेरा है तो पार्टी की प्लेस और पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं ही डिसाइड करूंगी। ये आप जो कैटरिंग और घर में पार्टी का बोल रहे हैं, ये मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाने की आदत है और मैं पहले ही 7 स्टार होटल में बुकिंग करके आ चुकी हूँ। और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारा अरेंजमेंट मेरे पापा देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, मैं उससे बिलिंग करके घर आ रही हूँ। बस आप सब तैयार रहना, मेरे बर्थडे की शाम 7 स्टार होटल में पार्टी है, तो आप सभी थोड़ा अच्छे से बनकर चलिएगा, मेरी इंसल्ट ना हो बस। सलोनी, ये क्या तरीका है? रोहित गुस्से में आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। रोहित बेटा आराम से, कोई बात नहीं, सलोनी का पहला जन्मदिन है, उसे अपने हिसाब से करने दे, हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं। अगर वो चाहती है कि हम उसके जन्मदिन पर उसके साथ होटल जाएं, तो हम सब जरूर जाएंगे, आखिर वो इस घर की बहू है। रोहित बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है,
और फिर जन्मदिन मनाने से सलोनी की खुशी देखनी है कि वो किसमें खुश है। अब कहीं भी मनाओ, चाहे घर में या बाहर। माँ मैं अभी आता हूं। रोहित कमरे में जाता है और सलोनी पर गुस्सा होने लगता है। सलोनी मैं कोशिश कर तो रहा हूं कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, पर तुम हो कि बीच में अपने घर वालों को ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी 7 स्टार होटल में इतनी बड़ी पार्टी रखने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हमेशा अपनी अमीरी का रौब दिखाती हो। सलोनी ये सब ठीक नहीं है। अरे ठीक कैसे नहीं है? तुम जानते हो मेरे बर्थडे के लिए मेरे घर में सबको बहुत इंतजार रहता है। मेरी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर सब मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक तो मैंने तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाई है। सब मेरे से बर्थडे पार्टी के लिए कह रहे थे। अब मैं यहाँ छोटे से घर में तो किसी को बुला नहीं सकती थी, और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे वैसे ही हंसी आ रही है। पता नहीं कौन सी कैटरिंग की बात कर रहे हैं। बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। और तुम लोगों को मैंने बोल दिया है, मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। इसके बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सलोनी के व्यवहार से रोहित और उसके माता पिता थोड़े दुखी थे, पर सलोनी अब उनके घर की बहू थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सलोनी अपनी ननद वर्षा और उसके पति को भी बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। रोहित ये क्या, माँ जी ने शॉल ओढ़ रखी है। वो तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है जैसे दिसंबर की ठंड हो। तुम्हें पता है गर्मी का मौसम है और ये शॉल ओढ़कर आ गई है। सलोनी माँ को एसी में बैठने की आदत नहीं है, और यहाँ फुल एसी चल रहा है। माँ ज्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, पर वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है। अब यहाँ तो काफी समय लग जाएगा, और एसी में उनसे बैठा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ही उन्हें बोला था कि वो कोई शॉल रख ले। इसमें हर्जी क्या है? सलोनी बेटा जरा इधर आना। आई पापा। सलोनी बेटा केक कट चुका है। अपने ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है वो पूछ लो। हम सब ने तो अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है। पापा ये सब तो वही दाल रोटी खाने वाले हैं। इन सब ने 7 स्टार होटल का खाना शायद ही कभी खाया हो। पहले वो देखो ना, वर्षा दीदी के बच्चे ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जैसे उन्होंने लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही ना हो। सच कैसे गवार ससुराल वालों को बुला लिया मैंने अपनी बर्थडे की पार्टी में। तभी वर्षा वहां से गुजरते हुए सलोनी की बात सुन लेती है और वो अपने दोनों बच्चों को समझाकर बैठा देती है। रोहित के मम्मी पापा ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे, तो उन्होंने दाल और चपाती ही खाई। रोहित का मन थोड़ा खराब था और वर्षा भी सलोनी की बातें सुन चुकी थी, पर सलोनी के बर्थडे की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके दोस्त दोबारा डांस के लिए बुलाने लगते हैं। सलोनी आ ना यार, थोड़ा और डांस करते हैं। तेरा बर्थडे है, कितना मजा आ रहा है यार बहुत थक गई हूँ। इतनी देर तो तुम लोग के साथ डांस किया है। अच्छा ठीक है चलो। सलोनी जैसे ही दोबारा डांस के लिए उठने लगती है, अचानक चेयर के कोने से उसकी ड्रेस फंस जाती है और पीछे से पूरी फट जाती है। सलोनी एकदम से बैठ जाती है। अब यार मेरे ना पैर में एकदम दर्द हो गया है। एक काम करो, तुम लोग करो डांस, मैं अभी आती हूँ। सलोनी बेटा मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन पर होकर आती हूँ। तुम्हें काम तो नहीं है ना? नो मॉम, मैं ठीक हूँ, आप हो आओ। काफी देर तक सलोनी चेयर से जब नहीं उठी तो रोहित परेशान हो गया। क्या बात है सलोनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे तो कह सकती हो। रोहित मेरी ड्रेस पीछे से फट गई है और वो इतनी ज्यादा फटी है कि मैं उठ भी नहीं सकती। अब सबसे मैं क्या कहूँ कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती। बहुत देर से सब मुझे बुला रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोहित अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है। वो लोग सलोनी के पास जाती हैं। सलोनी बेटा तुम चिंता मत करो, ये लो तुम मेरी शॉल ओढ़ लो, तुम आराम से खड़ी हो सकती हो। रुको मेरे पास ये केशवी का रबर बैंड है, मैं इस शॉल को थोड़ा स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। आजकल रील में आता है ना अलग अलग तरीके से शॉल को पहनना, मैं उसे स्कार्फ के स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। वर्षा सलोनी को स्कार्फ की तरह शॉल पहना देती है। सब लोग सलोनी को इस नए लुक में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी को ये पता नहीं था कि सलोनी ने आखिर इस स्कार्फ की तरह शॉल क्यों पहना है। अरे वाह सलोनी, ये शॉल का स्टाइल तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए माँ जी ने अपना शॉल मुझे दे दिया और वर्षा दीदी ने इसे स्टाइल में पहना दिया। बहुत केयरिंग है मेरे ससुराल वाले, मेरी बहुत केयर करते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। सलोनी समझ चुकी थी कि वो घमंड में आकर अपने कितने अच्छे ससुराल वालों का मन दुखा रही थी। सलोनी अपने व्यवहार को बदलती है और उस दिन से वो अपने ससुराल वालों को बेहद प्यार और सम्मान देने लगती है। बहुत गर्मी हो रही है और मुझे बहुत जोरों की नींद भी आ रही है। ओए
अभी तो तू एसी खोलने के लिए बोल रही है, कल को जब दादी के पास गांव जाएंगे तो वहाँ कोई एसी नहीं मिलने वाला। मम्मी, क्या मयंक सच कह रहा है? दादी माँ के घर पर एसी नहीं चलेगा? ये सब बातें वहाँ जाकर पता चलेंगी। अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। प्रिया बेटा, गांव में इतनी फ्रेश एयर होती है कि तुम्हें एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों वहां जाकर देखना कितना एंजॉय करोगे। वो तो पहुँच कर देखते हैं। ये अटैची बंद करो। पूरे 3 महीने कैसे रुकेंगे, वो भी मई जून की गर्मी। और माँ जी को भी ननद जी की सगाई का फंक्शन गर्मियों में ही रखना था। सुहाना, मधु के ससुराल वाले शादी सर्दियों में मांग रहे हैं, इसलिए माँ ने सगाई का फंक्शन रखा है ताकि बात पक्की हो जाए। चलो ये लो, अटैची पैक हो गई है। टाइम से सो जाओ, सुबह फिर मुझे कार ड्राइव करनी है। गुड नाइट। विंटर्स में रख लेती। मनोज का परिवार गांव में रहता था। सुहाना और बच्चे पहली बार गांव जा रहे थे। सुहाना की शादी के बाद उसकी सास और ननद ही शहर में रहने आए थे, पर सुहाना का कभी गांव जाना ही नहीं हुआ। मनोज की शादी शहर में ही हुई थी। पहली बार सुहाना बच्चों के साथ गांव जा रही थी, इसीलिए वो परेशान थी कि गर्मियों में न जाने गांव में क्या हालत होगी। बच्चों को एयर कंडीशनर की आदत है, पता नहीं वहां क्या हाल होगा। यही घबराहट सुहाना और बच्चों के मन में थी। अगले दिन मनोज सुहाना और बच्चों के साथ गांव पहुंचता है। सुहाना बहू, क्या बात है? जब पिछली बार पहले शहर में तुम्हें देखा था तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी थी। बच्चे भी बड़े कमजोर हो गए हैं। क्या बात है, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? माँ, अब ये लोग गांव आ गए हैं, अब इन्हें अपने हिसाब से खिला पिलाकर तगड़ा करो। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। अब ये बच्चे मोटे ताजी सेहत वाले होकर ही शहर जाएंगे। ये लो बच्चों, ठंडी ठंडी मीठी लस्सी पियो। दादी, लस्सी वो क्या होता है? बिटिया, लस्सी जो दही से बनती है, पीकर देखो फिर पता चलेगा। दादी, मुझे भी लस्सी पीनी है। हाँ हाँ बेटा। मधु, ओ मधु, लस्सी के गिलास और ले आ बिटिया। माँ जी, और रहने दीजिए, ये बच्चे तो ऐसे ही कह रहे हैं। मैं इन्हें इसी में से थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, ये दोनों पी नहीं पाएंगे। नहीं मम्मी, मैं पी लूंगा, मुझे पूरी पीनी है। हाँ हाँ, मेरा बेटा पूरा पी लेगा। और लस्सी तो बहुत फायदा करती है। गर्मियों में ठंडा पेय पदार्थ है, इसको पीने से शरीर ठंडा रहता है। मैं रेस लगाऊंगी, देखती हूँ तुम दोनों में से कौन जल्दी लस्सी पीता है। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक गटगट लस्सी पीकर गिलास खाली कर देते हैं। उन्होंने बहुत शौक से लस्सी पी थी। कई बार सुहाना शहर में बच्चों को दूध या दही देती थी तो नहीं लेते थे, जबरदस्ती देना पड़ता था। पर आज तो दोनों बच्चे लस्सी को एकदम से पी गए। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। हाँ हाँ, दोनों फर्स्ट आए हो। अब तुम दोनों को इनाम मिलेगा। ये देखो, बाग के पके हुए मीठे मीठे रसीले आम। तुम दोनों बच्चों को आम पसंद है ना? वाह, मैंगो। मैंगो तो मुझे बहुत पसंद है। बस, तो फिर अब हम इन आमों को बाल्टी में ठंडे पानी में भिगो देंगे ताकि इनकी गर्मी निकल जाए और ये ठंडे हो जाए। फिर मैं इन आमों को रात में तुम्हें खाने के लिए दूंगी। सच माँ, बच्चे गांव आकर कितना कुछ सीख जाएंगे। बस, आज पहला दिन है ना, तो ये सोच रहे हैं कि बच्चे कुछ नहीं कहेंगे। 1-2 दिन बाद देखना कितना शोर मचाएंगे। अब आज रात को जब इनको एसी नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा शहर की गर्मी और गांव की गर्मी में कितना फर्क है। गर्मी के मारे जब पसीने छूटेंगे, मच्छर काटेंगे, तब कहेंगे वापस शहर चलो। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगे? ये लो आपकी लस्सी। और शाम के खाने के लिए मैंने दाल चावल, अरबी की सूखी सब्जी और मटर पनीर बनाया है। वो माँ कह रही थी कि बच्चे दाल चावल पता नहीं खाए या ना खाए, इसलिए मटर पनीर शौक से खा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, वैसे मैं आऊँ क्या तुम्हारी हेल्प के लिए? नहीं नहीं भाभी, वो तो सब लोग मिलकर कर रहे हैं, आप आराम करो। कितने दिनों बाद तो हमसे मिलना हुआ है। मैं थोड़ी देर में खाली होकर आपसे बात करती हूँ, आप माँ के साथ बैठकर बातें करो। बच्चे गांव आकर सचमुच बहुत खुश थे। वो अपनी दादी और बाकी सब रिश्तेदारों के साथ खूब हंस खेल रहे थे। रात के समय प्रिया बोली, दादी गर्मी लग रही है, एसी ऑन करना है। अरे बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ छत पर चलो, सबके बिस्तर छत पर ही बिछाए हैं। माँ, कितने दिनों बाद आज हम सब मिलकर छत पर सोएंगे। सचमुच बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। अब तो मेरी आंख सुबह ही खुलेगी। मधु, मुझे तो एक मोटी चादर दे देना, रात को ठंड हो जाती है। ठीक है भैया। मनोज, कितनी बार तुम्हें कहा था कि गांव आने से पहले एक एसी गांव में भिजवा दो ताकि यहाँ फिटिंग हो जाती तो हम कमरे में आराम से सो सकते थे। सुहाना, हम लोग शहर में रहते हैं और मधु कुछ टाइम बाद अपने घर चली जाएगी। माँ को एयर कंडीशनर की आदत नहीं है। मैंने माँ को कहा था, पर उन्होंने कहा था कि वो कभी यहाँ रहती है, कभी हमारे पास शहर में, तो एयर कंडीशनर लगाने का फायदा ही क्या। यहाँ पर तो सब लोग छत पर ही सोते हैं।
बहुत बढ़िया नींद आती है। यहाँ कोई नहीं चलाता एसी, सबको खुली हवा में सोने की आदत है। और देखो बच्चे भी माँ के साथ कितने आराम से छत पर सोने चले गए हैं। सुहाना देखती है कि बच्चे छत पर अपनी दादी के साथ लेटे हुए कहानी सुन रहे थे और कहानी सुनते सुनते सो गए। सुहाना हैरान रह जाती है। कुछ दिनों बाद मधु की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चे जब तक गांव में रहे उन्होंने एक बार भी किसी बात को लेकर जिद नहीं की। गांव की गर्मी का असर बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। सुहाना समझ जाती है कि उसकी सोच गलत थी। बच्चों ने गांव की गर्मी को खूब एंजॉय किया। जिस तरह शहर में गर्मी से बचने के मशीनरी साधन उपलब्ध हैं, उसी तरह गांव में गर्मी से बचने के प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। वो खुश थी कि बच्चों को हर स्थिति में रहने की आदत हो गई, भले ही वो गांव में रहे या फिर शहर में। वो अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेंगे। बच्चों, तुम सब बहुत याद आओगे। अब तो तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। माँ तो फिर आप और मधु शहर आ जाना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, आऊंगी। थोड़ी गर्मी कम हो जाए फिर मैं जरूर आऊंगी। बच्चे कहाँ गए? रुको मैं देखती हूँ। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक तो हैंडपंप के पास खड़े हुए ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं और खुशी से उछल कूद कर नाच रहे हैं, मानो वो गर्मी के मौसम के साथ खुशी खुशी खेल रहे हो। ये लो बच्चों, और मुंह। सुहाना की आंखें खुशी से भर आती हैं और वो सबसे विदा लेकर आंखों में ढेर सारे सपने बटोरकर बच्चों और मनोज के साथ वापस शहर लौट आती है। पर शहर आने के बाद भी बच्चे गांव की बातें करते नहीं थक रहे थे। ये देख सुहाना और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए।